नमस्कार, केबीएम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं कुलदीप बागड़ी आपके सामने फिर से हाजिर हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या कि हम मूल अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे और उस मूल अधिकारों में सबसे पहले हमने मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि पढ़ ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमें संविधान ने 6 मूल अधिकार दिए हैं। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार है उसे हटा दिया गया और संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हमारे पास में 6 ही मूल अधिकार है। उनमें सबसे पहले हमने अनुच्छेद 12 पढ़ा जिसमें राज्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 13 पढ़ा जो अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। उसके बाद हमने पहला मूल अधिकार जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है, जिसमें राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार है, उसके बारे में हमने चर्चा की और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो मूल अधिकारों से प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं। तो आज हम दूसरे मूल अधिकार की बात करते हैं। देखिए, हम पूरा संविधान जो है वो अनुच्छेदों से हकीकत तक पढ़ रहे हैं और दूसरा मूल अधिकार जो हमारा आता है वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि स्वतंत्रता का मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो देखिए, स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो है वो अनुच्छेद से 19 से 22 के बीच में है। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता का मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का मूल अधिकार का उल्लेख है। सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, जिससे बहुत सी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 19 के अंदर हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो आपसे प्रश्न यही आता है, पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में नहीं दी गई है, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो देखिए, अनुच्छेद 19 के अंदर हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी है। सबसे पहली आती है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ये विचार और अभिव्यक्ति जो है ये बहुत बड़ा विषय है। विचार एवं अभिव्यक्ति केवल एक शब्द नहीं है, अपितु इसके कई अर्थ निकलते हैं और वो भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी है बिना हथियारों के सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता। कोई भी तीसरी है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथी आती है कि निर्बाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता। पांचवी आती है निवास करने की स्वतंत्रता और छठी स्वतंत्रता जो है वो आपको दी गई है कि आप जो है वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी जनरली व्यापार जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पहली स्वतंत्रता पे चर्चा करते हैं, यानी कि हमने इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उनमें सबसे पहले आती है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपने राजस्थान पत्रिका अखबार पढ़ते हैं और उसमें अभिव्यक्ति पेज आता है जिसमें लिखा होता है कि हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हो पाओ, लेकिन फिर भी आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। तो ये विचार और अभिव्यक्ति जो है ये कई प्रकार की हो सकती है। आप अपने विचार जो है वो नाचकर प्रस्तुत कर सकते हैं, गाना गा के कर सकते हैं, कविता पढ़कर कर सकते हैं, आप लिखकर कर सकते हैं, आप बोलकर कर सकते हैं, आप चुप रहकर कर सकते हैं। सूचना का अधिकार भी इसी के अंदर है, नोटा का अधिकार भी इसी के अंदर है, धरना प्रदर्शन का अधिकार भी इसी के अंदर है, ज्ञापन देने का अधिकार भी इसी के अंदर है। तो देखिए मित्रों, विचार एवं अभिव्यक्ति में क्या क्या शामिल होता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में पहले प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो विचार एवं अभिव्यक्ति का ही हिस्सा है। नकारात्मक मतदान का अधिकार, जिसको आप नोटा कहते हो, ये नोटा जो है ये भी विचार एवं अभिव्यक्ति में ही आता है। तो नोटा जो है ये भी विचार एवं अभिव्यक्ति का ही हिस्सा है। जानने का अधिकार है, ये भी विचार एवं अभिव्यक्ति का हिस्सा है। चुप रहने का अधिकार है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, ये भी विचार एवं अभिव्यक्ति का ही हिस्सा है। इसके अलावा सूचना का अधिकार, प्रश्न एक बार पूछा गया था
कि सूचना के अधिकार का उल्लेख संविधान में कहां पर हुआ है, तो अनुच्छेद 19(1) का ही हिस्सा है, यानी कि विचार एवं अभिव्यक्ति है, इसी का ही हिस्सा माना जाता है सूचना का अधिकार जो है। इसके अलावा प्रदर्शन एवं धरने देने का अधिकार भी इसी का हिस्सा है, ज्ञापन देने का अधिकार भी इसी का हिस्सा है। इसके अलावा देखिए, आपको एक बात बता देता हूं कि आपको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार अनुच्छेद 19(1) यानी कि विचार एवं अभिव्यक्ति का हिस्सा नहीं है। प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन सा तथ्य जो है अनुच्छेद 19(1) का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन हो सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, नोटा का अधिकार, सूचना का अधिकार या हड़ताल का अधिकार। तो कौन सा नहीं है? हड़ताल का अधिकार नहीं है। आप जो है वो चाहे धरना प्रदर्शन कर सकते हो, आप ज्ञापन दे सकते हो, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार जो है वो आपको नहीं है। तो देखिए, ये इस विचार एवं अभिव्यक्ति में ही आते हैं। उसके बाद में दूसरी स्वतंत्रता की बात करें, अनुच्छेद 19 में जिसका उल्लेख है, हम दूसरी स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो दूसरी जो स्वतंत्रता है वो आती है शांतिपूर्वक सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता। यानी कि आप कोई भी सम्मेलन बुला सकते हो, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, उसमें हथियार नहीं होने चाहिए। संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, ये भी आपको अगर आप कोई भी संगठन बना सकते हो, मान लीजिए आपको बीजेपी पसंद नहीं है, आप कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हो। आपको कांग्रेस भी अच्छी नहीं लगती है, आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, आप अन्य किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप खुद की पार्टी भी बना सकते हो। आप कोई भी संघ बना सकते हो, कोई भी संगठन बना सकते हो, और आपको सहकारी समिति बनाने का भी अधिकार दिया गया है। यहां पर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सहकारी समिति बनाने की जो स्वतंत्रता है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता जो है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दी गई थी? तो सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता जो है वो 97वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दी गई थी। तो आपसे कोई पूछ ले कि सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता कौन से संविधान संशोधन द्वारा मिली है, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2012 के द्वारा जो है वो हमें ये स्वतंत्रता मिली है। इसके अलावा आप बिना किसी रुकावट के कहीं पर भी देश में भ्रमण कर सकते हो, आपको वीजा की आवश्यकता नहीं है, आप देश में कहीं पर भी जाकर निवास कर सकते हो। इसके अलावा आप आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार जो है वो कर सकते हो, लेकिन कुछ व्यापार ऐसे होते हैं जिसमें लाइसेंस की जरूरत होती है। अब जैसे आप शराब बेचना शुरू कर देंगे, आप कहेंगे कि मेरा तो आजीविका इसी से चलती है तो मेरे को अधिकार नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लाइसेंस की जरूरत होती है, बाकी जनरली आप छोटा कोई भी व्यापार जो है जनरली व्यापार आप कर सकते हैं। देखिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे पहले वाली स्लाइड का भी और इससे आगे वाली 2 नंबर स्लाइड का भी। तो ये अनुच्छेद 19 जो है इसमें 6 प्रकार की जो है वो स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, तो देखिए मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं थी, यानी कि प्रारंभ में हमें 7 स्वतंत्रताएं जो हैं वो अनुच्छेद 19 में दी गई थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ मोरारजी देसाई के समय, तो उसमें क्या कि संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने और बेच देने की स्वतंत्रता जो है इसको हटा दिया गया। अब हमारे पास अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? तो 6 ही स्वतंत्रताएं हैं। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो सबसे पहले कौन सा मूल अधिकार निलंबित होता है? तो जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं वो निलंबित हो जाती है। और इसके लिए कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 में दी गई जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो निलंबित हो जाती हैं। और याद रखिए, इसके लिए राष्ट्रपति को पृथक से आदेश निकालने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं वो निलंबित हो जाएंगी। अनुच्छेद 358 में ऐसा कहा गया है, और इनको निलंबित करने के लिए कोई पृथक से आदेश निकालने की आवश्यकता नहीं है।
जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं वो निलंबित हो जाती है। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19(1) का हिस्सा है, ये राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार हमें कौन से वाद में मिला था? तो भारतीय संघ बनाम नवीन जिंदल वाद में मिला था। इसके अलावा चुप रहने की स्वतंत्रता जो है वो इमेनुअल बनाम केरल राज्यवाद द्वारा दी गई, और सूचना एवं नोटा का अधिकार जो है ये पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघवाद द्वारा हमें मिला है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार हमें किससे मिला? तो भारतीय संघ बनाम नवीन जिंदलवाद से। चुप रहने की स्वतंत्रता हमें इमेनुअल बनाम केरल राज्यवाद से मिली है, और सूचना तथा नोटा का अधिकार जो है ये पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघवाद से मिली है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में हमारा संविधान कितना खूबसूरत है कि यहां अपराधियों के लिए भी क्या कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 के अंदर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। इसका मतलब है 3 बातें इसमें कही गई हैं। अनुच्छेद 20 में कहा गया है पहली बात कि कोई व्यक्ति तभी अपराधी माना जाएगा जब उसने किसी विधि का उल्लंघन किया है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया तो वो तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा। दूसरा, उसे जो सजा दी जाएगी जब उसने अपराध किया था उस वक्त विधि थी, उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। उसके बाद जो विधि बनी है उसके तहत उसे सजा नहीं दी जाएगी। दूसरी बात याद रखिए, पहली बात इसमें कही गई है कि भूतलक्ष्य या कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इसका मतलब यह है कि इसके अनुसार कोई व्यक्ति तभी अपराधी माना जाएगा जब उसने विधि का उल्लंघन किया हो तथा उसे अपराध करने के समय विद्यमान विधि के अधीन दंड दिया जाएगा। अपराध के पश्चात बनाई गई विधि के आधार पर दंड नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए हम अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी, उसे बार बार सजा नहीं दी जा सकती। यानी कि एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती है। और तीसरी बात इसमें कही गई है कि न्यायालय में किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और मित्रों यहां पर याद रख लीजिए कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से 2 मूल अधिकार हैं जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद हम बात करें तो अनुच्छेद 21 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगर मूल अधिकारों से सबसे ज्यादा कोई प्रश्न पूछा गया है तो वह अनुच्छेद 21 पूछा गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि आप अपने प्राणों के स्वयं मालिक हैं। देखिए इसको जीवन जीने का अधिकार भी कहते हैं। और अभी इसमें एक शब्द और जोड़ा गया है, निजता का अधिकार। यानी कि न केवल आपको जीने का अधिकार है अपितु आपको अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। आप कैसे जिएंगे यह आप तय करेंगे, राज्य तय नहीं करेगा। तो आपको अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, यानी कि निजता का अधिकार है। इसके अलावा देखिए इसी का ही हिस्सा है कि गरिमा व प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार। विदेश भ्रमण का अधिकार भी इसी का हिस्सा है जो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में मिला था। एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि विदेश भ्रमण का अधिकार हमें कौन से वाद में दिया गया था? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में हमें दिया गया था।
इसके अलावा चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार जो है परमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद में हमें दिया गया था। ये प्रश्न जो है वो पूछे जा चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए भीमराव अंबेडकर जो है इसने अनुच्छेद 21 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा है। वैसे संविधान का मैग्ना कार्टा हम किसे कहते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों को कहते हैं, यानी कि भाग 3 को कहते हैं। लेकिन याद रखिए यहां पर नाम अगर भीमराव अंबेडकर जुड़ जाता है तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा है? तो अनुच्छेद 21 को कहा है। अनुच्छेद 21A की बात करें तो इसमें शिक्षा के मूल अधिकार को दिया गया है। और आपको ये पता है कि शिक्षा का मूल अधिकार कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बहुत सी बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शिक्षा का मूल अधिकार संविधान में कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का मूल अधिकार संविधान में जोड़ा गया। और याद रखिए इस शिक्षा के मूल अधिकार को देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। राजस्थान में शिक्षा का मूल अधिकार जो है वो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ था। तो ये अनुच्छेद 21 है। फिर अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण है। इसका मतलब यह है, 2 बातें इसमें कही गई हैं कि किसी भी व्यक्ति को संशय के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटों के वर्किंग टाइम में उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। और बाद में न्यायालय के द्वारा जो सजा सुनाई जाएगी वही सजा उसे दी जा सकती है। देखिए यहां पर एक शब्द आया है निरोध से संरक्षण। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को अगर नजरबंद रखा जा सकता है तो 3 महीने तक उसे नजरबंद रखा जा सकता है। अगर 3 महीने के बाद भी उसे नजरबंद रखना है तो फिर एक कमेटी बनेगी जो उच्च न्यायालय के मुख्य हाईकोर्ट के निर्देशन में, और वो कमेटी तय करेगी कि इस व्यक्ति को कितने समय तक और नजरबंद रखना है। तो अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण जो देता है, तो ये आपका स्वतंत्रता से संबंधित मूल अधिकार था। इसको हमने डिटेल से पढ़ लिया। कल हम अन्य मूल अधिकार जो है उसकी कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आप KBM के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। आज इतना ही। नमस्कार।